हेलो एवरीवन, सभी दोस्तों को नमस्ते, सलाम, आदाब। आपके अपने यूट्यूब चैनल द नॉलेज सक्सेस में स्वागत है। आज हम लोग फिर सीडीपी के सीरीज में आ गए हैं। आप लोगों को बहुत दिनों से सीडीपी का वीडियो नहीं मिल पाए, मेरा तबीयत ख़राब होने के कारण। अब मैं सोचता हूँ रेगुलर वीडियो मिलेगा, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ कि आप लोगों को मेरा वीडियो नहीं मिल पाया। मेरा तबीयत कुछ प्रॉब्लम था, जिसके कारण आप लोगों को अब रेगुलर वीडियो मिलते रहेंगे। आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है सीडीपी का जीन पियाजे। जो आपको पता है कि किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम का जिसमें जीन पियाजे से क्वेश्चन नहीं आता हो, ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं है। इसीलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको मत मिस कीजिएगा, नहीं तो आपका 2 से 3 नंबर मिस कर जाएगा। इसीलिए 2 से 3 नंबर अगर पक्का करना है तो आज का वीडियो ज़रूर देखें। जीन पियाजे का जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत आज टॉपिक है। जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत यही है। जीन पियाजे जो स्क्रीन पे पिक्चर देख रहे हैं, यही साइंटिस्ट हैं जो जीन पियाजे संज्ञानात्मक सिद्धांत का दिए थे। यह जीन पियाजे स्विस वैज्ञानिक था, स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक थे जो अल्फ्रेड बिने के प्रयोगशाला में बुद्धि परीक्षण के साथ कार्य कर रहे थे। उसी में वह तभी संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत का भौतिक विकास का सिद्धांत भी कहते हैं, और मूल रूप से पियाजे जीव वैज्ञानिक थे। कौन थे? जीव वैज्ञानिक थे। चलिए कहते हैं जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। कहाँ के थे? ये याद रखिएगा, जीन पियाजे स्विस यानी कि स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। जब वह अल्फ्रेड बिने के प्रयोगशाला में बुद्धि परीक्षण के साथ कार्य कर रहे थे, तभी वह संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। कब क्या था? जब अल्फ्रेड बिने ने प्रयोगशाला में बुद्धि परीक्षण के साथ कार्य कर रहे थे, तब भी संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। जीन पियाजे मूल रूप से जीव वैज्ञानिक थे। जीन पियाजे संज्ञानात्मक पक्ष पर बल देते हुए संज्ञानवादी विकास का भी प्रतिपादन किया था। इसलिए जीन पियाजे का विकासात्मक मनोवैज्ञानिक का जनक भी कहा जाता है। कहते हैं जीन पियाजे का सिद्धांत 2 हैं, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत और नैतिक विकास का सिद्धांत। आज हम लोग संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में ही सिर्फ पढ़ेंगे। अगले क्लास में हम लोग नैतिक विकास के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। कहते हैं संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। पियाजे ने कहा कि बालकों की वास्तविकता रूप के बारे में चिंतन करने तथा उनकी खोज करने की शक्ति न तो सिर्फ बालकों की परिपक्वता स्तर पर है, न ही उन्हें सिर्फ अनुभवों पर निर्भर करती है, बल्कि इन दोनों के अंतःक्रियाओं के द्वारा निर्धारित किया जाता है। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का वास्तविक स्वरूप के बारे में चिंतन किया, रियल इमेजिंग के बारे में चिंतन किया, थॉट किया कि उनकी खोज में शक्ति में सिर्फ बालकों की परिपक्वता मैच्योरिटी में ही स्तर पर आता है, लेवल पे आता है, न ही अनुभव के निर्भर करता है, बल्कि दोनों में अंतःक्रियाएं हैं, दोनों का परस्पर संबंध है, जिसके कारण निर्धारित किया जा सकता है। विकासात्मक मनोवैज्ञानिक गर्भावस्था से वृद्धावस्था तक अध्ययन किया जा सकता है। विकास जो हमेशा इससे पहले ही पढ़ चुके थे कि गर्भावस्था से लेकर वृद्धावस्था मृत्यु तक ही चलता है। कहते हैं बाल विकास, कहते हैं गर्भावस्था से किशोरावस्था तक चलता है। बालक का विकास जो है, बाल विकास जो कह सकते हैं, वह गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक चलता है। इसके बाद क्या होता है? बाल विकास रुक जाती है। संज्ञानात्मक विकास प्रारंभ शैशवावस्था से और किशोरावस्था तक चलती है। संज्ञानात्मक विकास की अवस्था के बारे में पियाजे ने 4 प्रकार की अवस्थाएं बताई है। सेंसरी मोटर स्केल, जिसके बारे में आपने देखे, संवेदी पेशीय अवस्था, जिसे इंद्रिय जनित अवस्था कहते हैं, जनित, यह जन्म से लेकर 2 वर्ष तक होता है। इसके बाद पूर्व संज्ञानात्मक अवस्थाएं अतार्किक होते हैं, जो पूर्व संज्ञानात्मक अवस्थाएं कहलाते हैं, जो 2 वर्ष से 7 वर्ष के बीच होते हैं। कितने वर्ष के? 2 वर्ष से 7 वर्ष के बीच होते हैं। इसे प्री ऑपरेशनल स्टेज भी कहते हैं, आपने फिगर में देख रहे होंगे। तीसरा है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज।
जिसका मतलब होता है ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि मूर्त संज्ञानात्मक अवस्थाएं, जो 7 वर्ष से 12 वर्ष तक चलता है। और लास्ट है फॉर्मल स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जिसको हम लोग औपचारिक संज्ञानात्मक या अमूर्त संज्ञानात्मक अवस्थाएं कहते हैं, जो 12 वर्ष से ऊपर होती हैं। यानी कि 12 वर्ष से 15 वर्ष तक माना जाता है बाल्यावस्था में। ठीक है, किसी बुक में अलग है, 11 वर्ष से ही मान लिया जाता है। तो यह सारे अवस्थाएं, 4 अवस्थाएं दी है, जो पियाजे साहब ने अपने बच्चे पे रिसर्च करके बताया है कि अपने बच्चे पर यह रिसर्च किया इस अवस्था के अनुसार। अब चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहला, संबंधी पेशीय अवस्थाएं। इंद्रिय जनित अवस्थाएं में क्या क्या काम करती है बच्चे। जन्म से लेकर 2 वर्ष तक बालक उद्दीपक जगत में प्रति अनभिज्ञ होते हैं। जब वह बालक धरती पे आते हैं तो अनभिज्ञ रहता है। वह क्या होता है, उद्दीपक जगत में प्रति अनभिज्ञ रहता है। वह धरती पे आते हैं तो अनभिज्ञ रहता है, कुछ देखा नहीं। जिन वस्तुओं को वह प्रत्यक्ष देखते हैं उनके लिए उसी का अस्तित्व होता है। जो प्रत्यक्ष रूप से तभी देखते हैं, उसी के दिल में वही चीज़ उसके अस्तित्व में आता है। मानसिक क्रियाएं इंद्रिय जनित गामक क्रियाओं के रूप में संपन्न किया जाता है। इंद्रिय जनित गामक क्रियाओं के रूप में क्या होती है, संपन्न की जाती है, जो इंद्रिय कान, नाक, गले, इस सब के कारण संकृत किया जाता है। कहते हैं इस आयु में बालक बुद्धि और उनके कार्य के द्वारा व्यक्त होते हैं। उदाहरण के लिए, अगर चादर पर बैठा शिशु चादर पर से थोड़ी दूर स्थित खिलौना प्राप्त करने के लिए चादर को खींचकर खिलौना प्राप्त कर लेता है। कहने का मतलब है कि वह सेंसरिक मोटर का यूज करके वह क्या करते हैं, बालक की बुद्धि का कार्य को व्यक्त करता है कि अगर चादर पर बैठे हैं, चादर पे दूर पे रखा है, तो चादर को खींचकर खिलौना पास लाने की क्या करते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। भूख लगने की स्थिति में बालक रोकर व्यक्त करते हैं। जब बालक को, बच्चे होते हैं 0 से 2 वर्ष के बीच में होते हैं, तो बालक को जब भूख लगता है तो वह क्या करते हैं, रोने लगते हैं। तो उनकी माता समझ जाते हैं कि क्या हुआ, बच्चा को भूख लग गया। इस तरह की अवस्थाओं को अनुकूलन, स्मृति और मानसिक निरूपण से संबंधित होती हैं। और वस्तु की स्थायित्व का अभाव होता है, वस्तु में स्टेबिलिटी का अभाव रहता है। छोटे छोटे शब्दों में बोलना प्रारंभ कर लेता है। माँ, माँ, पा, पा, दा, दा, ये सब शब्द ऐसे ऐसे शब्दों का वह क्या कर लेते हैं, बोलना प्रारंभ कर लेते हैं सेंसरी मोटर स्किल में, यानी कि संवेदी पेशीय अवस्थाएं, यानी कि इंद्रिय जनित अवस्थाएं से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। याद रखिएगा, यह अवस्था 0 से 2 वर्ष के बीच होता है। अगर पूछा जाए किसी एग्जाम में कि सेंसरी मोटर यानी कि स्टेज, यानी कि संवेदी पेशीय अवस्था या इंद्रिय जनित अवस्था कब से कितने वर्ष से कितने वर्ष, 0 से 2 वर्ष में ट्रिक लगाइएगा। इसमें बालक क्या होते हैं कि उद्दीपक व इंद्रिय गणित कामक का समापन होते हैं। इस आयु में बच्चे जो होते हैं वह स्थायित्व पे ज़्यादा अवतार होते हैं। यह अनुकरण स्मृति का मानक के रूप रहता है। इसमें छोटे छोटे शब्द बोलना शुरू कर देते हैं। कहते हैं पूर्व संज्ञानात्मक अवस्थाएं और तार्किक चिंतन की अवस्थाएं भी इसे कहा जाता है, यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज। इसकी अवस्था जो होती है वो 2 से 7 वर्ष के बीच होती है। इस दौरान उसे भाषा का विकास का प्रारंभ हो जाता है। इसमें भाषा का विकास प्रारंभ हो जाता है, प्रतीकात्मक सोच का विकास प्रारंभ होता है, यानी कि उसने प्रतिक्रियाएं करने की सोच जो है वह विकसित होने लगती हैं। दूसरे को बातों का महत्व कम और स्वयं को बातों का महत्व ज़्यादा देता है, यानी कि वह अपना जो इमेज है वह ज़्यादा भाषा को महत्व देता है, दूसरी की भाषा को कम महत्व देता है। वस्तु में स्थायित्व का भाव जागृत हो जाता है। वस्तु में क्या है, स्टेबिलिटी का भाव जागृत हो जाता है, भावना उसमें जागृत होता है। शिशु निर्जीव वस्तु को सजीव समझता है, यानी कि शिशु को निर्जीव वस्तु को भी वह सजीव समझने लगता है, यानी कि वह सजीव और निर्जीव में अंतर नहीं समझता है। अगर उसे गुड़िया दे दिया जाए खेलने के लिए तो वह समझता है क्या, ये सजीव है, ये गुड़िया है, वह बोलते हैं मेरे तरह है। तो इस तरह के निर्जीव वस्तुओं को भी वह क्या समझते हैं, सजीव समझते हैं। इस अवस्था में बालक अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने और विभेद करने लगता है। इस अवस्था में बच्चे क्या करते हैं कि अपने परिवेश के चारों ओर के वस्तुओं को पहचानने लगते हैं और उनमें विभेद करने लगते हैं
कि अगर यह है तो इसमें 4 टांग वाले जैसे कि कुत्ता है और 4 टांग वाले बिल्ली भी है, तो उसमें अंतर का विभेद करना समझने लगते हैं थोड़ा बहुत। इस अवस्था में बालक की तार्किक चिंतन करने का योग नहीं होता है, उसमें तर्क करने की लॉजिकल शक्ति नहीं होती हैं, इसलिए अतार्किक चिंतन की अवस्था भी इसे कहा जाता है, इसीलिए इसे अतार्किक चिंतन की अवस्था भी कहते हैं। इस अवस्था में बालक पलटावी गुण विकसित नहीं होते हैं, इसमें पलटावी गुण विकसित नहीं होते हैं, मतलब कहने का मतलब है कि अगर एक बड़े वाले बोतल में कोई चीज़ दे दिया जाए और एक फैला हुआ बोतल में दे दिया जाए तो वो लंबा वाले बोतल उठाएंगे, क्योंकि उसमें पलटावी का गुण नहीं है कि इसमें भी 1 लीटर है इसमें भी 1 लीटर है, तो यह पलटावी और पलटावी गुण उसमें विकसित रहते हैं इस अवस्था में बच्चे। मूर्त संक्रियात्मक अवस्थाएं यानी कि स्थूल संक्रियात्मक अवस्थाएं स्टेज ऑफ कंक्रीट ऑपरेशनल 7 से 12 वर्ष की अवस्थाएं होती हैं। इसमें जो है सीरियसली क्लासिफिकेशन होता है, रिवर्सिबिलिटी होते हैं, कंजर्वेशन की अवस्थाएं होती हैं, डिसेंट्रलाइजेशन होते हैं, कंक्रीट ऑपरेशनल, यह सब कंक्रीट ऑपरेशन। इस अवस्था में चिंतन की शुरुआती हो जाती है, लेकिन उसमें चिंतन केवल मूर्त प्रत्यक्ष वस्तुओं तक ही सीमित रहते हैं, इसलिए मूर्त चिंतन की अवस्थाएं का नाम भी इससे कहा गया है। यानी कि इस अवस्था में केवल मूर्त वस्तुओं, जो वस्तुएं देखी जाती हैं उसी पे वो चिंतन कर सकते हैं, अमूर्त की अवस्थाएं का गुण इसमें अब डेवलप नहीं होती हैं। इस अवस्था में बालक 2 वस्तुओं के बीच अंतर करना या तुलना करना या समानता और समानता बताना, गलत भेद करना आदि सीख जाता है। यानी कि इसमें अपलटावी की गुण आ जाती हैं कि अगर इसमें बड़ा है तो फैला हुआ है तो इसमें भी इतना ही पानी है, जिसमें लंबा है उसमें भी इतना पानी है, यानी कि उसमें समझ में आ जाती हैं और पलटावी के गुण आ जाते हैं। इस अवस्था में बालक दिन, तारीख, महीना, वर्ष आदि बताने योग्य हो जाते हैं कि वह कितने वर्ष का है, महीना कौन सी है, ईयर कौन सी है और उसके बाद डे कौन सी है, यानी कि दिन, तारीख और वर्ष ही बताने योग्य हो जाते हैं। इस अवस्था में बालक पलटावी के गुण विकसित हो जाता है। इससे पहले वाले में पलटावी का गुण विकसित नहीं था, जिसके कारण वह लंबा वाले बोतल वाले सामान उठाते थे जो पीने के थे, उसमें ज़्यादा उसको समझ आता था। कहते हैं अगला है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्थाएं, जो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्थाएं होते हैं स्टेज ऑफ फॉर्मल ऑपरेशनल होते हैं, यह 12 वर्ष से ऊपर जाते हैं। कहते हैं इसमें फॉर्मल ऑपरेशन में हाइपोथेसिस टेस्टिंग का आ जाते हैं, डिडक्शन का आ जाते हैं गुण। इस अवस्था में किशोर मूर्त चिंतन के साथ साथ अमूर्त चिंतन करने योग्य भी आ जाते हैं, यानी कि मूर्त के साथ साथ जो देख के प्रत्यक्ष रूप से जो वस्तुएं करते थे वह अप्रत्यक्ष भी अमूर्त करने योग्य भी की जाती हैं। इसमें तार्किक अवस्थाएं हो जाते हैं, तर्क करने की अनुभव हो जाते हैं कि अगर यह क्या जाएगा तो इससे क्या होने वाली है, इसकी समझ उसमें विकसित हो जाती है। इस अवस्था में चिंतन करना यानी कि सोचने की थिंकिंग, कल्पना करना इमेजिनिंग, निरीक्षण करना और समस्या समाधान करना आदि मानसिक योग्यताओं का भी विकसित हो जाता है इस अवस्था में। इस अवस्था में भाषा संबंधी योग्यताओं को संप्रेषणशीलता के विकास अपनी ऊंचाइयों में छूने लगती है, यानी कि कहने का तात्पर्य है कि इस अवस्था में भाषा की संपूर्ण योग्यताएं हो जाती हैं, वो संप्रेषणशील हो जाते हैं, विकास की अपनी ऊंचाइयों पे छूने लगते हैं कि जो हम क्या हैं, वह सोचने लगते हैं कि हम हैं तो क्या हैं, हम जो हैं सो हम ही हैं। इस सब बारे में उससे थिंकिंग पावर बढ़ जाती है। कहते हैं इसी के साथ चारों को याद रखिएगा, 4 स्टेजेस जीन पियाजे ने दिया था, जिन चारों स्टेज के बारे में हमने देख लिया कि किस स्टेज में क्या अवस्थाएं में बच्चे की जिज्ञासा किस प्रकार होती है, क्या काम कर सकते हैं, ये सारे जानकारी हमने पढ़े। इससे रिलेटेड ज़रूर आपको क्वेश्चन एक न एक मिलता है इस अवस्था से, इसलिए इसको ध्यान में रखेंगे। कहते हैं जीन पियाजे का शिक्षा में क्या योगदान है, एडुकेशन में क्या योगदान है। कहते हैं कि बाल केंद्रित शिक्षा पर बल देता है। क्या करता है, जीन पियाजे के अनुसार बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया जाता है। कहते हैं शिक्षा का पद महत्वपूर्ण बताते हुए शिक्षक को बालक की समस्या का निदान करना चाहिए, गलत लिखा गया है चाहिए, और बालकों को उचित वातावरण प्रदान करना चाहिए। यानी कि कहने का तात्पर्य है शिक्षक का पद बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों को सिखाने के लिए, क्योंकि इसलिए कि अगर बच्चे को शिक्षक कह दें कि एप्पल में APLE होता है तो वो APLE ही पढ़ेगा, उसका अगर माता पिता कहेगा APPLE होता है तो बच्चे मानने के लिए तैयार नहीं होंगे, कहेंगे मेरे
सर ने बताए हैं APLE होता। यानी कि शिक्षक का पद जो होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। शिक्षक बालक की समस्या का निदान करना चाहिए कि उसमें क्या समस्या है, उनकी समस्याओं को समझना चाहिए, उनको सॉल्व करना चाहिए, उनको उचित वातावरण इन्वायरमेंट मिलना चाहिए, क्योंकि इन्वायरमेंट और वंशानुक्रम का वातावरण का दोनों का गुणनफल होता है, यह पहले भी हमने बता चुके हैं। इसीलिए उसे उचित वातावरण प्रदान करना चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि अच्छे स्कूल अच्छे साथी होंगे तो अच्छा व्यवहार होगा। अधिगम के लिए उचित वातावरण तैयार करना चाहिए, यानी कि लर्निंग प्रोसेस के लिए, सीखने के लिए, पढ़ने के लिए उन्हें उस प्रकार की वातावरण इन्वायरमेंट में ढालना चाहिए। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का प्रमुख संप्रत्यय क्या है? उसके लिए अनुकूलन एडेप्टेशन, यानी कि पियाजे के अनुसार अनुकूलन की प्रवृत्ति बालक में जन्मजात होती है। जीन पियाजे साहब कहते हैं कि प्रवृत्ति जो होती है बालक में, वह जो अनुकूलन करने का, एडेप्टेशन करने का, एडप्ट जो कोई चीज़ करते हैं वह जन्मजात होती हैं, जन्म के समय ही उन्हें मिलते हैं। अनुकूलन का अर्थ है वातावरण के साथ सामंजस्य करना, स्थापित करना। यह दो तरीके के होते हैं, यानी कि वह सामंजस्य एडजस्टमेंट जो स्थापित करते हैं जिस प्रकार के उन्हें, यानी कि जन्मजात इसलिए होते हैं कि बच्चा जन्म लेने के बाद ही वो उस वातावरण में किस तरह के उन्हें परिवार है, किस तरह के उसे देखभाल किया जाता है, उसमें एडजस्ट कर जाते हैं। बड़े के बच्चे, बड़े बड़े घर के बच्चे उस तरह के माहौल में, वातावरण में एडजस्ट करते हैं। गरीब घर के बच्चे उस तरह के वातावरण में एडजस्ट कर जाते हैं, सामंजस्य कर जाते हैं। यानी इस पियाजे इसलिए कहते हैं कि अनुकूलन की प्रवृत्ति जो है, एडेप्टेशन का प्रवृत्ति, वह जन्मजात होती हैं, जन्म के समय से ही शुरू हो जाती हैं। दो प्रकार के होते हैं एडेप्टेशन। एक होता है आत्मसातकरण, एसिमुलेशन, और समायोजन, एकोमोडेशन। इससे बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा। एसिमुलेशन और एकोमोडेशन, आत्मसातकरण और समायोजन, क्या कारण है? आत्मसातकरण कहते हैं यह एक ऐसी प्रक्रिया है, यह एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बालक समस्या के समाधान के लिए, जब समस्या का समाधान किया जाता है, यानी कि वास्तविकता सामंजस्य करने के लिए, जो वास्तविक में एडजस्टमेंट करने के लिए पूर्व में सीखी गई योजनाओं और मानसिक क्रियाओं का सहारा लेती है। यानी कि साधारण शब्दों में कहें तो पूर्व की परिस्थिति के प्रयोग किए गए व्यवहार की नवीन परिस्थितियों में प्रयोग करने में सामंजस्य स्थापित करता है, यानी कि उस व्यवहार में कोई परिवर्तन की आवश्यकता नहीं होती है। यानी कि पूर्व की परिस्थिति में जो अवस्थाएं में दी गई जाती है व्यवहार में, उसे नवीन परिस्थितियों प्रयोग करके सामंजस्य स्थापित हो जाता है। उस व्यवहार को जो है वह एसिमुलेशन कहते हैं, यानी कि आत्मसात कहते हैं। यानी कि उसमें जो पूर्व के क्रिया में जो होती हैं, उसमें नवीन में जो ज्ञान होते हैं उसको एडजस्ट कर लेता है, उसको सामंजस्य कर लेता है। वह क्या कहलाता है? एसिमुलेशन कहलाता है, आत्मसातकरण कहलाता है। जैसे शिशु के द्वारा वस्तु को उठाकर मुंह में डालना, यह क्या है? एसिमुलेशन है। यानी कि शिशु को वस्तु को उठाकर मुंह में डालना, क्या किया? एसिमुलेशन, किसी को देखा और उसने क्या किया? उसको ग्रहण किया। जबकि समायोजन, एकोमोडेशन, वह प्रक्रिया होती है, वह प्रोसेस होती है जिसमें बालक नवीन परिस्थितियों में पूर्व किए गए व्यवहार का प्रयोग कर यदि सामंजस्य स्थापित नहीं होती है, तब पूर्व में किए गए व्यवहार के प्रतिरूप बदलाव या परिवर्तन बालक करता है। इसे समायोजन कहलाता है। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि बालक को जब नवीन ज्ञान, नया ज्ञान परिस्थिति में पूर्व किए गए व्यवहार से अंतर पाया जाता है और तब सामंजस्य यानी कि एडजस्टमेंट नहीं हो पाता है, तब पूर्व में किए गए व्यवहार में प्रतिरूप में बदलाव लाया जाता है, यानी कि पहले के व्यवहार में परिवर्तन लाया जाता है। जो स्कीमा के द्वारा होता है वह बालक में समायोजन काम करता है। अब कहते हैं इक्विलिब्रेशन, संवेदन धारण। जब बालक आत्मसातकरण के द्वारा या समायोजन, सामंजस्य के अनुकूलन स्थापित कर पाता है, तब वह क्या करता है? आत्मसातकरण यानी कि समायोजन के बीच संतुलन स्थापित करता है। यानी कि इस प्रक्रिया को क्या कहलाता है? साम्य धारण कहते हैं। जब आत्मसातकरण के यानी कि एसिमुलेशन के द्वारा जब एकोमोडेशन स्थापित किया जाता है, जब एडजस्टमेंट किया जाता है, तो संतुलित स्थापित करता है। दोनों को क्या करता है? बराबर रखने के लिए इक्विलिब्रेशन कहलाता है, जो प्रक्रियाएं जो सामंजस्य होते हैं।
कंजर्वेशन संरक्षण, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक में एक तरफ से वातावरण के परिवर्तन तथा अस्थिरता में अंतर करने की क्षमता, यानी कि ऐसी प्रक्रियाएं, ऐसी प्रोसेस होती है जो बालक में एक तरफ वातावरण यानी कि इन्वायरमेंट का परिवर्तन, स्थान और अस्थिरता में अंतर, डिफरेंस जो आता है, और क्षमता में दूसरी तरफ वस्तु के रंग रूप में परिवर्तन, यानी कि वस्तु का रंग रूप में परिवर्तन, उसके तत्व में परिवर्तन के बीच अंतर करने की क्षमता जो विकसित होती है वह कंजर्वेशन कहलाता है, यानी कि संरक्षण कहलाता है। संज्ञानात्मक संरचना, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर, जीन पियाजे के अनुसार किसी भी बालक की मानसिक योग्यताएं, यानी कि मानसिक योग्यताएं सेट की संज्ञानात्मक संरचना की संज्ञा दी है, यानी कि भिन्न भिन्न उम्र के बालकों को संज्ञानात्मक संरचनाएं भिन्न भिन्न होती हैं, यानी कि विभिन्न विभिन्न उम्र वाले बच्चे के उस अनुसार उन्हें संज्ञानात्मक संरचनाएं होती हैं। उदाहरण के लिए संज्ञानात्मक संरचना के आधार पर लें कि एक 9 साल के बालकों को 4 साल के बालकों के व्यवहार में अंतर समझा जाता है, यानी कि एक 4 साल का जो बालक है उसका व्यवहार और एक 9 साल का जो बालक है उसके व्यवहार में काफ़ी अंतर होते हैं, जिसे कॉग्निटिव स्ट्रक्चर यानी कि जीन पियाजे के अनुसार कहा गया है कि बालक की मानसिक योग्यताएं जो है उसके एज के अनुसार, संज्ञानात्मक कॉग्निटिव स्ट्रक्चर के अनुसार भिन्न भिन्न उम्र के बालक को एज के अनुसार उनमें संज्ञानात्मक विकास होती हैं। मानसिक संक्रियाएं, मेंटल ऑपरेशनल, जब बालक के सामने कोई समस्या आती है तब वो अपने समाधान हेतु चिंतन करने लगता है और तब वह मानसिक संक्रियाएं करते समझा जाता है, यानी कि जब कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसका समाधान खोजने के लिए वह समाधान खोजने लगते हैं कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्यूशन किया जाए। मान लीजिए कि कोई सवाल ही बना रहे हैं, उससे अगर नहीं बनता है तो वह दूसरे मेथड से, दूसरे तरीक़ा से प्रयास करते हैं, यानी कि समस्या का समाधान ढूंढने का प्रयास करते हैं, वह मेंटल ऑपरेशनल कहलाता है। स्कीमा, व्यवहारों के संगठित पैटर्न को जिसके बार बार दोहराया जाता है उसे स्कीमा कहते हैं। याद रखिएगा, स्कीमा से बार बार क्वेश्चन पुटअप किया जाता है कि व्यवहारों में संगठित पैटर्न कुछ स्कीमा में बने होते हैं। स्कीमा यानी कि मेंटल जो यहाँ रहती है, मेंटल इसको, उसमें पैटर्न में कुछ बने रहते हैं जिन्हें बार बार दोहराया जाता है। जो दोहराया जाता है उसे स्कीमा बन जाती है, कि उनके स्कीमा बन जाती है कोई भी चीज़ को बार बार रिपीट करने से उसके दिमाग में। कहते हैं स्कीमा कहते हैं कि ऐसी मानसिक संरचना है जिसका सामान्यीकरण संभव हो, यानी कि वातावरण को अर्जित संपूर्ण ज्ञान का संगठन करना ही स्कीमा कहलाता है, यानी कि जो उनमें संभव होते हैं वह वातावरण का अर्जित जो किया जाता है वह संपूर्ण ज्ञान वह कहाँ जाती है, स्कीमा में ही जाती है, यानी कि यहाँ स्कीमा रहती है जो मेंट में। विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजिंग क्या होते हैं? बालक की किसी डिसेंट्रलाइजेशन यानी कि विकेंद्रीकरण, बालक किसी भी समस्या का समाधान के संबंध में किसी सीमा तक वास्तविक रूप से सोच विचार करना। प्रारंभ में बालक आत्मकेंद्रण ढंग से सोचता है, बाद में उम्र बढ़ने से विकेंद्रीकरण ढंग से सोचना वह क्या कहलाता है, विकेंद्रीकरण कहलाता है, यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन कहलाता है। यानी कि बालक का जब साम्यकरण किया जाता है तो वह इस संप्रदाय में विपरीत आत्मीकरण होता है, यानी कि किसी समस्या का सीमा का वास्तविक रूप सोचना विचार करना, उसके बाद उम्र बढ़ने के बाद विकेंद्रीकरण सोचना प्रारंभ कर लेता है। इस प्रकार के युग में जाता है। इसके बाद कहते हैं आत्मकेंद्रीकरण, इसमें बालक सिर्फ अपने विचारों को सही मानते हैं, उसे लगता है कि दुनिया में अधिकतर चीज़ें उसे आसपास चक्कर लगाती हैं, यानी कि आत्मकेंद्रित में बालक सिर्फ अपने विचार को रखते हैं, उन्हें लगता है कि दुनिया की अधिकतर चीज़ें जो हैं हमारे आसपास ही चक्कर लगाती हैं सारी चीज़ें। पारस्परिक क्रियाएं क्या होती हैं? पियाजे के अनुसार बच्चे को वास्तविक समझने में, उनकी खोज करने में क्षमता न केवल बालकों को परिपक्वता, न केवल उनके शिक्षण पर निर्भर करती है, बल्कि दोनों को पारस्परिक क्रिया पर आधारित होती हैं। इसीलिए पारस्परिक क्रिया में पियाजे का संज्ञानात्मक विकास की यूज किया गया है। बच्चे की वास्तविक समझने के लिए पारस्परिक क्रियाओं में बच्चे को वास्तविकता न केवल शिक्षण पर निर्भर करता है, बल्कि दोनों पारस्परिक क्रियाओं पर निर्भर करता है, यह आपको बताया जाता है। इसीलिए इस सब को देखते हुए
याद रखिएगा हमेशा कि स्कीमा से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको समझने का आप यूज करेंगे कि इसमें यहाँ जो है किसी भी चीज़ को संगठित पैटर्न को बार बार दोहराया जाता है, वो स्कीमा कहा जाता है। जैसे बालक को स्कूल जाते वक्त ड्रेस पहनता है या जूता पहनता है तो वो उसी तरह पहनता है, चाहे उसका ध्यान उस वक्त वहाँ पर हो या नहीं हो, क्योंकि व्यवहार इतना संगठित रूप से हो चुका है कि उसे उसी तरह कार्य को संपादित करता है। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि स्कीमा में क्या हुआ, एक व्यवहार में संगठित पैटर्न बन गया है। अगर वह स्कूल बालक जाते समय ड्रेस पहनता है या जूता पहनता है तो उसी तरह पहनता है जिस तरह वह सब दिन पहनता है, यानी कि वह उस वक्त ध्यान उनका कहीं भी रहे बल्कि वह उसी तरह पहनेंगे जिस तरह पहनते हैं सब। तो स्कीमा का मतलब यह है कि संगठित पैटर्न का जो होता है वह स्कीम यूज किया जाता है। आज का हम लोग जीन पियाजे यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगले क्लास में जीन पियाजे के मॉडल नैतिक सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। संज्ञानात्मक सिद्धांत में अगर कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छे लगे हों तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो मेरी टेलीग्राम द नॉलेज सक्सेस में ज्वाइन करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।